वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कोर्स में इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो आपको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है और जो सेलिना कॉन्साइज बुक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी टेक्स्ट बुक को ही प्रेफरेंस देनी है और आपको पॉइंट वाइज उसको रीड करना है। देखो, आपको रिवीजन आपको किस टाइप से करना है कि आपको बुक उठानी है और बुक से ही इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हमने बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं हमने, इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किए हैं आपको। तो आपका वो लेक्चर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्जाम मटेरियल 2025 में आप देख सकते हैं। तो आप उस लेक्चर को देखिए और उसके बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने अपने फॉर्मुला बुक में भी इंक्लूड किए हैं, तो वहां से देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो भी एमसीक्यूज हैं, और ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इनको कर चुके हैं तो वेरी गुड। फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज लगाने चाहिए, पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज लगाने चाहिए, एंड जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट ए में। तो फर्स्ट ए में हम देखेंगे क्वेश्चन, और इसी के हेल्प से आपका कंप्लीट जो चैप्टर है वो भी पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं, और आपको ये जो सभी पीडीएफ है, अगर आपको ये एमसीक्यू पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हम अपने अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक के ही जो एमसीक्यूज है वो रिवाइज करने हैं, और बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है, अपने एग्जाम में टॉप करना है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक की ही एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना है, एंड देन आपको पीवाईक्यूज करने हैं, एंड देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा टफ पर जाना है। ठीक है, तो इस टाइप से इनको समझना है। सिंपल अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, मोस्टली बच्चे इनको कर लेंगे, लेकिन मोस्टली बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं होता, तो वो उनको नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना है, एंड देन आपको हायर लेवल पर जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, अभी टॉप से बॉटम की तरफ चलना है, सॉरी, बॉटम से टॉप की तरफ। ठीक है, लो से हाई की तरफ जाते हैं हम हमेशा। तो हम पहले इजी कंसेप्ट करते हैं, एंड देन हम फिर टफ क्वेश्चन करते हैं। और देखो, जिस बच्चे को भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल्स में इतना डरने वाली बात नहीं है, इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते। अगर आप नहीं भी करते हैं ना, अभी बाई चांस आप नहीं भी कर पाते हैं न्यूमेरिकल्स, तो बिल्कुल डरना नहीं। सिंपल आप न्यूमेरिकल्स के बेसिक क्वेश्चंस देखना, तो बेसिक क्वेश्चन मोस्टली आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल्स में इतना ज्यादा इसके होने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स हमारे इतने ज़्यादा नहीं है, इतने मार्क्स के नहीं होते हैं। ठीक है, मोस्टली बस आपको वही 10 मार्क्स के नियर बाय ही वो रहते हैं। ज़्यादा हमारे जो न्यूमेरिकल से वो नहीं बनते हैं। तो सिंपल हम देखें इसमें, अगर द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, तो यहाँ पर क्या है, एफ इजिकल्स टू एम ई। तो ये हमारे पास होता है एफ इजिकल्स टू एम ई। एम वी होता है, नहीं होता, एम वी होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इस टाइप से एरो गिवन किया है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है इसके डायरेक्शन को इंडिकेट। जैसे एक्सलेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करता है ये एरो। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर देखो, एफ इजिकल्स टू एम में, ये तो हमें मालूम है कि एफ इजिकल्स टू एम होता है, लेकिन ये जो एरो, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, उन पर हमारे पास ये एरो आता है डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ए है। सिंपल से क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे इनको कर सकते हैं इजिली, और इनको आप रिवाइज करिए। अगर आपने नहीं किए तो आप इनको रिवाइज करिए, अगर आपने किए तो वेरी वेरी गुड। आप जो पीवाई के क्वेश्चन है उनको, या फिर कोई भी आप अगर फॉलो कर रहे हैं किसी भी सैम्पल पेपर को, तो आप इस सैम्पल पेपर को सिंपल फॉलो करिए। वरना बेस्ट तो हमारी बुक होती है, बेस्ट बुक होती है, बुक को प्रेफरेंस दीजिए, बुक को अच्छे से, बुक के सभी पॉइंट रीड करिए, जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हैं, तो आप हमारी फॉर्मुला बुक एक्सेस कर सकते हैं। फॉर्मुला बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फॉर्मुला बुक में हमने सभी टॉपिक्स डाले हुए हैं, और वहां पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है शॉर्ट में, तो आप उसके हेल्प से अपना रिवीजन कर सकते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेना एग्जाम के लिए। तो जैसे हमारा चैप्टर मींस क्वेश्चन 2 है, द मोशन ऑफ द स्टेशनरी रिजिड बॉडी इन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड। अगर हमारे पास एक क्या है, स्टेशनरी रिजिड बॉडी है इन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा, लीनियर होगा, हमारे पास एंगुलर होगा, या फिर जिगजैग मोशन होगा। तो अगर हम सेम ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो वो क्या करेगा, हमारे पास एक लीनियर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल से ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे। जैसे थर्ड है, द मोशन ऑफ अ डोर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स हैंडल। तो डोर वगैरह में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स हो जाता है और एक रोटेट करता है हमारा, तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को सिंपल रोटेशनल मोशन कहते हैं, और इसी में टॉर्क अप्लाई होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस। ठीक है, गिवन एक्सिस, जैसे हम डोर का एग्जांपल लेते हैं, तो हम हैंडल कहाँ पर लगाते हैं, अभी जैसे हमारे पास ये डोर है। ठीक है, जैसे हमारे पास लेट कर लेते हैं, भाई डोर है, तो डोर में हैंडल हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर लेते हैं। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को हम टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम टॉर्क भी बोलते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर,
ठीक है, एक किस पे करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, एंड ये फोर्स पर, ठीक है। टू चीजों पर ये मैटर करता है इस पर, ठीक है, जैसे कह रहा है कि बोथ द फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। किस किस पर डिपेंड करेगा, ये फोर्स पर डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं, पुल या पुश कर रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इतनी कम फोर्स से हम इसको मूव कर सकते हैं। सिंपल इसमें डी ऑप्शन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है जैसे हमारे पास कि फॉर प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, बाय a given force the perpendicular distance of the line of action of a force from the axis of rotation should be। तो मैक्सिमम टर्निंग फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, भी डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होना चाहिए, फिक्स पॉइंट से मैक्सिमम होना चाहिए। जितना मैक्सिमम पॉइंट होगा उतना हम इजीली उसको रोटेट कर सकते हैं। एंड ये फिर हमारे पास यूनिट हो गई 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश न्यूटन मीटर। कितने न्यूटन मीटर के इक्वल हमारा क्या होता है, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर होता है। तो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, क्योंकि 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10⁻5 डाइन्स होते हैं। ये होती है हमारे पास यूनिट। तो ये हमारी यूनिट 10⁻5 न्यूटन से, इसमें हमारे पास डाइन में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट होती है 10⁻5 डाइन। एंड 1 मीटर को अगर हम चेंज करें सेंटीमीटर में, तो 10 टू द पावर क्या हो जाता है भाई, 1 अगर हम क्या कर लें, मीटर ले लें, सेंटीमीटर में क्या हो गया, 10⁻2 बोलते हैं हम इसको, 10⁻2 या फिर 100 सेंटीमीटर। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर मिलेगा आपको। 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻7 के, ठीक है, 10⁻7 डाइन। ये होता है हमारा सिंपली इसमें। तो ये होता है हमारे पास 6। फिर आ जाते हैं इसमें हम सेवन। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन एज। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, अगर हम मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। एंड फॉर क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिया जाएगा, भाई एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव। ये होता है सिंपल इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये होता है। एट में द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द पाइवोटेड बॉडी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। तो हमारे पास जो पाइवोटेड बॉडी है, मीन्स जो फिक्स्ड है हमारे पास एक पॉइंट पर, तो या उसको हम क्या कहते हैं, इससे वो चेंज होगा, बोथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यस, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, बोथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये दोनों पर ही डिपेंड करेगा। ओनली ऐसा नहीं कि ओनली डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर करेगा या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर करेगा, बोथ द डायरेक्शन। तो ये किस पर डिपेंड करता है, बोथ द डायरेक्शन। और ये सभी आपको कॉन्सेप्ट क्या मिल रहे हैं, हमारे जो डिटेल आप बुक देखोगे या फिर हमारा जो फॉर्मूला बुक है उसमें आपको सभी कंसेप्ट मिल रहे हैं कि आप किस पॉइंट पर, अगर हम मान लेते हैं इसको इस पॉइंट पर पाइवट करते हैं, तो हम किस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं। भाई हम अगर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो इजीली इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, इसको इजीली रोटेट करा सकते हैं अगर हम बिल्कुल इसके टेंजेंशियल लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से फोर्स देने लगे बीच में, तो नहीं, ये मूव नहीं होता। तो किस पर डिपेंड करेगा, बोथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है फोर्स, एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट किस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये होता है इसमें सी, ठीक है, 8 का सी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है 9। इसमें कह रहा है ए कपल इज फॉर्म्ड व्हेन डैश आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ए कपल इज फॉर्म्ड व्हेन डैश आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। एक कपल कब फॉर्म होता है, जब हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगती हैं, और वो भी पैरेलल फोर्सेज होनी चाहिए, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज तभी कपल बनता है। जैसे हम टैप वाला एग्जांपल लेते हैं, भाई टैप है हमारे पास, ठीक है, तो ये टैप होती है हमारे पास। इस टैप में क्या होता है, यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, पैरेलल फोर्स लगाते हैं इस टाइप से। स्टेयरिंग व्हील हो गया। तो ये एग्जांपल है जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो भी पैरेलल। तो इसी को बोलते हैं हम कपल ऑफ फोर्स, जहाँ पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही हैं, अप्लाई हो रही होती हैं। जैसे हमारे पास 10th है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट, ये होता है सिंपली इसमें। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ टू अनइक्वल फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, इफेक्ट इज दैट। उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, the body will only have rotational motion, the body will only have translational motion, या the body will have neither rotational nor translational, या body will have both rotational as well as translational motion। तो देखो एक बॉडी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टेड अपॉन बाय टू
अनइक्वल फोर्सेस, टू अनइक्वल फोर्सेस लग रही है इन अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। इफेक्ट इज, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं कि बॉडी में क्या हो रहा है हमारे पास, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल। सिंपल हमारा लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन इसमें हो रहे होते हैं। तो कोई भी हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जब उसे मूव करा रहे होते हैं तो इसमें ऐसे ही होता है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन हो रहा होता है। जैसे बॉडी विल हैव बोथ रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। ट्वेल्थ में हमारे पास आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल बताना आपको, क्या होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल। तो मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ए पेबल फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड एन एरोप्लेन मूविंग एट अ कांस्टेंट हाइट, अ बीम बैलेंस इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या होगा इसमें? तो इसमें देखो, अगर हम देखें डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, जैसे मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जैसे डायनेमिक का मीन्स क्या होता है, अभी मोशन में, ठीक है, मोशन में कोई भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, जैसे मून एक रेगुलर पाथ में क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। ए पेबल फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग व्हीलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे आपने कोई पेबल या फिर कोई पत्थर आपने बांधा एक धागे से और उसको आप रोटेट करा रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है, वो भी एक क्या हो गया हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ऑल्सो यहाँ पर एन एरोप्लेन मूविंग एट अ कांस्टेंट हाइट, या एरोप्लेन मूविंग एट अ कांस्टेंट हाइट। यस, ये भी हमारे पास अगर वो कांस्टेंट हाइट पर मूव कर रहा है तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की चल रहा है, लेकिन एक सेम कंडीशन में। ओके, ये होता है हमारे पास। तो सिंपल ये इस टाइप के जो हमारे पास एमसीक्यू ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंप्लीट चैप्टर के नॉलेज के लिए। तो सिंपल फिर हमारे पास ये जिसकी लास्ट मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी एक्सरसाइज, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट ये बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या करेक्ट होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट को बोलते हैं, किस लोकेशन को बोलते हैं, क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसा पॉइंट किसी भी शेप में जहाँ पर सभी मास उसका कंसंट्रेटेड होता है, मींस बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो उसी को मैं उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं यहाँ पर। जैसे पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, इसकी शेप पर डिपेंड करती है। तो यह शेप पर भी डिपेंड करेगी, डिफरेंट शेप्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट लोकेशन पर होती है, ठीक है। जैसे भाई हमारे सर्कुलर डिस्क में होती है हमारे पास सेंटर पर, है ना, इस टाइप से हमारे पास सिलेंडर में इसकी जो हाइट होती है उस पर होता है सिलेंड्रिकल। अगर हमारे पास कोई भी शेप है तो उसके ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसके सेंटर पर। तो इस टाइप से इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए, तो इसके लिए हमने आप बुक में भी एग्जांपल देख सकते हैं इसको, और जो हमारी फॉर्मूला बुक है उसमें भी हमने डाले हुए हैं। तो वहाँ पर सभी हमने डाले हैं, ये पॉइंट हमसे आ जाता है, पुटअप कर लेता है कि भाई आप सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बताइए, और जैसे हमारे पास सिलेंडर है, कौन है, इस टाइप से इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ लाई करता है। और इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी शुड ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो यस, ऐसा भी नहीं है, इस सभी शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड में ही आती है, ये इसके बाहर भी लाई कर सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शेप्स होती हैं हमारे पास जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे इस टाइप की शेप है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ बाहर की तरफ लाई करेगी, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ किस टाइप से लाई करती है, तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि भी हम क्या करते हैं, एक पेन लेते हैं, एक पेन को हम क्या करते हैं, स्टैंड करके दिखा देते हैं विदाउट एनी सपोर्ट के, उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज कर देते हैं उसमें एक वायर लगाकर। इसका एक अपने एग्जाम्पल शॉर्ट्स में भी हमने डाला हुआ है। यहाँ पर एक पेन अपनी निप पर क्या हुआ, बैलेंस्ड हो रहा है विदाउट एनी सपोर्ट, सिर्फ हमने उसके सेंटर ग्रेविटी पॉइंट को चेंज किया है। एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ अ वेट डब्ल्यू एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यस, ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव, ये होता है सिंपली इसमें। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको अच्छे से रिमेंबर रखने हैं। जैसे हम नेक्स्ट देखें, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी is the point about which the algebraic sum of the moments of the weight of all the particles constituting the body is। बताइए इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट को बोलते हैं, इज द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट, जहां पर एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जहां पर एल्जेब्रिक सम पूरे बॉडी का वेट का क्या हो जाए, जीरो हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। एंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या कहते हैं, है इसमें हमारा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल। तो यूनिफॉर्म बॉल है हमारे पास, तो उसकी सेंटर ग्रेविटी क्या होगा, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। भाई इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि स्फीयर शेप है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो इनसाइड होगा इसके, उसी को क्या बोलते हैं, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर। फोर्थ वाले में अगर हम देखें, फोर्थ में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो आप इसमें क्या बोल रहा है,
इसमें द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होलो कोन ऑफ अ हाइट h इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वर्टेक्स वेयर द वैल्यू ऑफ x इज। तो बताओ x की अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होलो कोन फाइंड करें तो होलो कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी जो हाइट है उसकी क्या होता है 2/3 होती है। तो ये आपको रिमेम्बर रखना है कि 2/3 होती है इसकी जो एक्चुअल हाइट होती है। एक्चुअल हाइट किसको बोलते हैं हम कि इसके जो बेस का सेंटर है उसके वर्टेक्स से हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं। फिफ्थ वाले में वेयर शुड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी लोकेटेड फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे कि वेयर शुड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी लोकेटेड। तो हम कहाँ पर लोकेट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट के लिए पॉइंट को, ठीक है। वेयर शुड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी लोकेटेड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लोकेट करें, अबव द बेस करें हम, ठीक है, नियर द ज्योमेट्रिकल सेंटर करें, या फिर कैन भी एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, फिर बोथ ए एंड बी। तो इसमें है हमारे पास ऑप्शन बोथ ए एंड बी। अगर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास क्या होगा अबव द बेस होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, या फिर नियर द ज्योमेट्रिकल सेंटर। तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा हमारा, तभी वो फिक्स्ड होगी पॉइंट, मीन्स हमारे पास जो बॉडी होगी। जैसे हम सिक्स देखें, टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम मास बट डिफरेंट शेप्स, विच ऑब्जेक्ट वुड हैव अ हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किस ऑब्जेक्ट किस हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ये बताना है आपको। क्या होगा इसमें, टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम मास बट डिफरेंट शेप्स, ठीक है। सेम मास है बट डिफरेंट क्या है शेप्स है, विच ऑब्जेक्ट वुड हैव द हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसकी हायर सेंटर ग्रेविटी होगी। with the one with a large base, the one with a smaller base, both would have the same center of gravity, या फिर it depends on the material of the object। तो ये कह रहा है कि द वन विद अ स्मॉलर बेस, जिसका स्मॉलर बेस होगा ना उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होगी, ठीक है। जैसे हम लेट कर लेते हैं किसमें, कोन वाले शेप ले लेते हैं, अभी कोन में जिसका स्मॉलर बेस होगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा अबव लाई करेगी। जिसका हमारे पास क्या होगा बड़ा बेस होगा, लार्जर बेस होगा, उसकी सेंटर ग्रेविटी थोड़ा सा डाउन लाई करेगी। ओके, ये है इसमें। तो ये इसमें एग्जांपल्स हो गए इसके फर्स्ट बी में। नेक्स्ट देखिए हम इसमें फर्स्ट सी एक्सरसाइज भी, और ये भी हमारे सिलेबस के अंडर है। तो इसमें भी हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, क्योंकि एवरी पॉइंट पर इसमें क्या होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज कांस्टेंट होती है, स्पीड तो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वेलोसिटी इसमें वेरिएबल कह सकते हो हम, एक्सेलरेशन, ठीक है, इनमें वेरिएबल होती है, तो एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन अ सर्कुलर मोशन। द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन अ सर्कुलर मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इन अ सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलेंगे इसको, इज अ लीनियर इज अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ इसमें क्या होगा। तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, हमेशा टेंजेंशियल होती है। जिस सर्कल का टेंजेंट होता है उसके अलोंग, ठीक है, इज अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसमें बी ऑप्शन होता है हमारा सिंपली। ये बेसिक सी बातें हैं, ये सभी को मालूम होनी चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज, सेंट्रीपेटल और एक सेंट्रीफ्यूगल टू फोर्सेज होती हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जैसे हम किसी स्ट्रिंग से किसी पत्थर को बांध रहे हैं, ठीक है, कोई स्टोन बांधा हुआ है और उसको रोटेट करा रहे हैं, तो जो सेंटर की तरफ लगती है इसी को क्या करते हैं टुवार्ड्स द सेंटर लगती है जो भी हमारी फोर्स, इसको कहते हैं हम सेंट्रीपेटल। और ये रियल फोर्स होती है, क्यों, क्योंकि रियली इसके अलोंग लग रही है, जो स्ट्रिंग है इसके अलोंग, ठीक है, सेंटर की तरफ टुवार्ड्स द सेंटर। लेकिन एक फोर्स होती है जो अपोजिट लगती है सेंट्रीपेटल के, से सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, और ये एक वर्चुअल फोर्स है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल फोर्स ऑफ रिलेशन नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स। तो फिक्टिशियस मीन्स क्या होता है, वर्चुअल, ठीक है। ये रियल फोर्स नहीं है, ये वर्चुअल फोर्स है। तो जब कभी भी हम किसी चीज को रोटेट कराते हैं तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी अप्लाई होती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर फिक्टिशियस वर्चुअल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ, द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है इसमें। तो बोथ क्या है हमारे पास, ये जो क्या है हमारे पास, दे बोथ एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होती है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सेंट्री पेटल हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और ये क्या हो रही है अवे द सेंटर हो रही है सेंट्रीफ्यूगल। ये होता है सिंपल। सिक्स्थ में देखें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, एक कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एंड ऑल्सो इसमें हम देखते हैं क्या,
pendulum swing back and forth, a satellite orbiting the earth at a constant altitude। तो बताओ इसमें क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन है, ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है कि सैटेलाइट रोटेट कर रही है फिक्स साइड पर अराउंड दी अर्थ। तो ये हमारे पास इसमें बेस्ट एग्जांपल है किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। एंड ये हमारे पास देखो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हो गए हमारे सिंपल। ऐसे ही अब सेकंड एमसीक्यूज है, सेकंड चैप्टर जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके एमसीक्यूज देख सकते हैं, ये भी सिंपल हमारे पास एमसीक्यूज है इसमें। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज करने हैं आपको और अदर चैप्टर्स करने हैं। जैसे हमारे पास ये सिंपल देखो 2A में है कि इन अ वेक्टर फॉर्म वर्क डन W इज रिटन एज। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटू में कोस थीटा भी होता है। लेकिन अगर इसमें देखें हम तो यहाँ पर क्या लेंगे? हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारे पास वेक्टर नोटेशन में। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट है वेक्टर फॉर्म F डॉट S। ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है B। तो ये इसमें रखना है कि इसमें कोस थीटा नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? सिर्फ F S। ठीक है, दोनों में डायरेक्शन इसमें इंडिकेट कर दी हमने। फिर यहाँ पर फॉर वर्क डन टू बी मैक्सिमम द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी। क्या बता रहे हैं आपको? कि मैक्सिमम वर्क डन के लिए एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगल क्या होना चाहिए? कि भाई जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेट कर रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो भाई किस फोर्स के किस एंगल के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा? यहाँ पर हमारे पास वर्क डन क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास ये कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी? 1 आ रही होगी। तो कोस थीटा की वैल्यू आती है 0 पर 1। तो जब हमारे पास क्या होता है? 0 डिग्री एंगल होता है कि ये जो फोर्स है हमारे पास और ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो, मीन्स अलोंग। ठीक है, फोर्स भी किसके अलोंग लग रही है? हमारे डिस्प्लेसमेंट के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वर्क डन केस। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब 180 डिग्री होता है एंगल। ओके, और नो वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होता है? अगर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन 90 एंगल बन रहा है, ये होता है। थर्ड में व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द वर्क डन इज। तो इस वर्क डन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर मैक्सिमम। इसको क्या कहते हैं? जीरो वर्क डन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जीरो वर्क डन बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सर्कुलर पाथ का मीन्स क्या है? इसमें क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन यहाँ पर कह सकते हैं क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बन रहा था, इसमें जीरो वर्क डन हो रहा होता है। ओके, इसमें जीरो वर्क डन होगा। फोर्थ में व्हेन अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड टू अ हाइट h द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलेंगे इसमें? बताइए। व्हेन अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोइंग अपवर्ड, अपवर्ड अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो भाई ये इसमें वही हमारे पास क्या था? पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, तो mgh होता है, लेकिन इसमें माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो g होगा वो नेगेटिव होगा अपवर्ड वाले केस। अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रही होती है इसकी स्पीड। ऊपर से अगर नीचे की तरफ कोई फ्री फॉल हो रही है तो उसमें जी की वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन आपको पता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन जूल होती है। ओके, एंड इसकी जो भी यूनिट है वो सभी आपको क्लियर करनी है। फिर जैसे इसमें सिक्स हो गया, कूली टेक्स 1 मिनट टू लिफ्ट अ लोड टू अ रूफ ऑफ अ बस। ठीक है, वेयर एज कूली बी टेक्स 2 मिनट्स टू लिफ्ट द सेम लोड टू द रूफ ऑफ द बस। द वर्क डन बाय बी इज। तो वर्क डन बाय बी क्या होगा? क्या वो दोनों सेम वर्क कर रहे हैं या फिर डिफरेंट वर्क कर रहे हैं? क्या ये 1 मिनट में कर रहा है, ये 1 मिनट में क्या कर देता है? लिफ्ट करता है किसी लोड को रूफ पर, और ये क्या कर देता है? 2 मिनट, ये 2 मिनट लेता है। तो क्या ये लेस वर्क कर रहा है? नहीं, दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं। तो इक्वल वर्क, तो क्या होगा इसमें? इक्वल टू द वर्क डन ऑफ ए। दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को उठाकर एक सेम प्लेस पर दोनों पुट कर रहे हैं। ठीक है, सेवंथ वाले में 1 हॉर्स पावर बताओ। 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वाट होता है, ये आपको रिमेम्बर रखना है। 1 किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ क्या है? हमारे पास एनर्जी है, और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये याद रखना होता है हमें। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में ये आ जाता है। 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल कितने अर्क के इक्वल होता है? तो 1 जूल कितने अर्क के इक्वल होता है? ये हमारे पास 1 जूल होता है 10⁻7 अर्क। तो ये हमारे पास यूनिट चेंज है हमारे पास कि भी कैसे एसआई यूनिट से हम क्या करते हैं? सीजीएस यूनिट में लिखते हैं। तो सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट वाट है। एंड नेक्स्ट
आ जाए इसमें हम 11th वन में कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन जूल। तो जूल में इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो बस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 पॉइंट कितना होता है? 9 होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है हमारे पास कितना? 1.6 होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2.5 से तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, 4 इंटू 10⁻19 जूल ये होता है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल है। देन आपको किस में करना है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 10⁻⁻9 19। 12th में ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is pulled up a slope as shown in the figure given below with a constant speed by applying a force of 200 Newton parallel to the slope from the initial position A to the final position B. Work done in moving the block from A to B. तो बताओ A से B तक ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा? इसमें कैसे फाइंड करेंगे इसे हम? ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा? तो सिंपल, इसमें कितना वर्क डन लग रहा है हमारा अगर हम देखें इसमें, तो भाई 200 ये है। ठीक है, 200। अब इसमें क्या ले रहे हैं भाई? डिस्टेंस क्या ले रहे हैं भाई? इसको 3 मीटर, ए से बी ले जाना तो 3 मीटर ही लेंगे हम इसमें सिंपल। तो कितना हो जाएगा ये? 3 इंटू 200 हो जाएगा हमारे पास 600 जूल। तो बस इसमें जिस डायरेक्शन के अलोंग इसको ले जा रहे हैं उसी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करनी है, उसी डिस्टेंस को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 3 मीटर ऊपर लेके जाना है ए से बी में, तो 3 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? 200 न्यूटन, सॉरी जूल, सॉरी 200 इंटू 3 हो जाएगा 600 जूल, ये होगा सिंपल। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। ऐसे ही सेम आप आगे भी देख सकते हैं इसमें, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे बॉडी एट अ हाइट पसेस, किसी हाइट पर जो एनर्जी पसेस होती है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट इज कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं इसका? रोटेशनल, काइनेटिक, ग्रेविटेशनल या फिर इलास्टिक पोटेंशियल। तो क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी पसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ जो फोर्स लगाती है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पसेस्ड बाय अ बॉडी इन अ डिफॉर्म्ड स्टेट ड्यू टू द चेंज इन इट्स साइज और शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज एंड शेप में जो चेंज होने पर एनर्जी पसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसमें सिंपल। तो बस ये सभी छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको क्लियर रखनी है और ये हमारे पास सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास फोर्थ है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द डैश बाय फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग। तो क्या है? इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो इक्वल हमारे पास क्या होगा? वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। सिंपल ये हमारे पास करने हैं आपको, ये कर सकते हो आप। ए वायर क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड ऑफ एंड इट स्ट्रक इन द मिडिल, अगर मिडिल से हम एक वायर को बांध कर क्या करते हैं? स्ट्रक कर देते हैं इसको हम। तो भाई ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर नेक्स्ट, द व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल पसेस, क्या करते हैं भाई? क्या पसेस करते हैं मूविंग व्हीकल? बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। तो अगर व्हील हमारे पास चलते हैं तो वो क्या करते हैं? लीनियर मोशन भी कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं। अभी किया था हमने। 7th में द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग कार इज रिड्यूस 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रिड्यूस हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास? हाफ mv²। तो अगर उसमें क्या हुआ है? वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग कार इज रिड्यूस 1/3। तो अगर 1/3 कर दें, पहले क्या है? v है, अब 1/3 कर दें तो भाई कितना हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा। तो यहाँ पर अगर हम करें 1/2 m, ओके, और यहाँ पर क्या कर दें? 9, 1/3। 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा। तो सिंपल 1/9 इंटू 1/2 mv², ये होगा सिंपली इसमें, ये होगा इसमें 1/9। तो बस इसमें क्या है हमारे पास? 1/9 क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये है सिंपल। नेक्स्ट अगर हम देखें 8, ऐसे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं रिड्यूस वगैरह के, तो इसमें न्यू जो काइनेटिक एनर्जी है हम उसे के डैश भी लेट करते हैं। तो ये वाली पहले वाली वैल्यू क्या है? के, इसके प्लेस पर अगर हम के पुट करें तो ये क्या है? 1/9 हो गई इनिशियल के। 8th में अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास। द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड द वेलोसिटी इज
इन हाफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बताना है आपको। ये कह रहा है बॉडी ऑफ मास 10 केजी, बॉडी ऑफ मास 10 केजी, बॉडी जिसका मास 10 केजी है, मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर मास डबल कर दें तो वेलोसिटी इज हाफ कर दें, देन इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कहता है हाफ एम वी स्क्वायर एम, मास क्या कर दें, मास ऑफ द बॉडी इज डबल, तो 10 का 20 कर दें एंड वेलोसिटी कर दें हाफ, 20 से 10 कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो अब देखो कितना आंसर आएगा इसका। यहाँ पे कितना आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 1000। और पहले वाले से इट्स इनिशियल एनर्जी इज, तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या है, तो इनिशियल एनर्जी क्या है भाई, सिंपल, फिर तो हम इसके हेल्प से करेंगे। ओके, अगर हम देखें इनिशियल एनर्जी की अगर बात कर रहा है कि भाई इनिशियल एनर्जी क्या है, तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना 10 केजी, वेलोसिटी कितनी 20, इसका स्क्वायर कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पर आ रहा है हाफ, यहाँ आ रहा है 10, और यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400, 2 से डिवाइड करेंगे 200, तो हो जाएगा हमारे पास 2000। ठीक है, तो हो जाएगा 2000, इसलिए इनिशियल बोला है इसने, देखो इसने न्यू नहीं बोला, इसने इनिशियल बोला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 2000 आंसर। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो सिंपल, इसमें भी हमारे पास क्या है नाइन्थ में, द काइनेटिक एनर्जी के एंड द मोमेंटम पी आर रिलेटेड, तो काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम पी कैसे रिलेट करते हैं ये बताना आपको सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी और पी में जो रिलेशन है हमारे पास क्या है, के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये होता है इसमें सिंपल हमारे पास, क्यों, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो अगर हम इसमें एक मास और वेलोसिटी ले लें सिंपली, एम वी के प्लेस पर एक पी ले लें, अगर हम क्या कर लें हाफ एम वी ले लें और इसमें क्या ले लें एक वी अलग ले लें, तो ये इसके प्लेस पर हम पी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास वी अपॉन 2 इंटू में पी, या पी वी अपॉन में 2, ये कर सकते हो आप। लेकिन अगर इसको हम चेंज करें, अब इसमें चेंज करें मास, यहाँ पर क्या करते हैं हम वी को हटाएं और मास के टर्म में इसको चेंज करें, तो वी के प्लेस पर क्या रख सकते हो आप, पी अपॉन में, पी अपॉन में एम पुट कर सकते हैं, तो अगेन हम इसमें पी अपॉन में एम पुट करें, वी के प्लेस पर पी अपॉन में एम, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 2m, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, तो के इज इक्वल्स टू क्या होगा पी स्क्वायर में अपॉन में 2m, ये होगा इसमें सिंपल, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। नेक्स्ट हमारे पास 10 ऑन डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, द क्वांटिटी विच गेट्स डबल्ड इज, ऑन डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, तो वेलोसिटी डबल करते ही कौन सी क्वांटिटी जो डबल हो जाएगी हमारी, तो वही क्या होगी हमारे पास मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम में क्या था वेलोसिटी डबल करते ही या फिर मास डबल करते ही वो क्या हो जाएगा डबल होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंपल, क्योंकि देखो डायरेक्ट रिलेशन है किसमें, मोमेंटम एंड वेलोसिटी या फिर मोमेंटम एंड मास में। 11th में इन अ फोटोग्राफिक फोटो इलेक्ट्रिक सेल द चेंज इन एनर्जी, कौन सी एनर्जी चेंज, ये वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सी एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी चेंज हो रही होती है, लाइट एनर्जी चेंज हो रही होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कि भाई ये लाइट आ रही है सेल पर और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज आ रही है, तो ये लाइट एनर्जी चेंज हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, जैसे 12th इन अ पेट्रोल व्हीकल व्हाइल इन मोशन द चेंज इन एनर्जी, बताओ पेट्रोल में कौन सी एनर्जी चेंज हो रही होती है, तो केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। इन न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन में कौन सा एनर्जी चेंज है, तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी किसमें चेंज हो रही है हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, सिंपल ये है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, इनको अच्छे से रिमेंबर रखना, क्लियर रखना बिल्कुल। ठीक है, 14th वाले में इन एन इलेक्ट्रिक सेल वाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में होती है हमारी, ये बताना है आपको। तो इलेक्ट्रिकल सेल में अभी देखा था हमने किसमें हो रही है हमारे पास केमिकल एनर्जी, किसमें चेंज हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटो वाली जो सेल है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, उसमें लाइट एनर्जी चेंज होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ पर केमिकल एनर्जी चेंज होती है, इसमें केमिकल एनर्जी चेंज हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये है इसमें सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास। इसी टाइप से इसमें जो सी वाला है एक्सरसाइज है उसको भी आप कर सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम कह सकते हैं कि क्या होती है इसमें टोटल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट
ठीक है, इसमें रिमेन कांस्टेंट होती है टोटल एनर्जी इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क ऑन इट, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करती है। तो कंजर्वेशन में हमेशा क्या होता है भाई, कोई भी चेंज नहीं होता है। इनिशियल फाइनल फाइनल पोजीशन दोनों सेम रहते हैं, हमारे फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी सेम होती है। जैसे इसमें कह रहा है कि ए स्केटर इज ग्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ आइस सरफेस, व्हाट हैपेंस टू हिज मैकेनिकल एनर्जी एज ही स्केट्स। तो क्या होगा इसकी एनर्जी में, क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी हमारी। थर्ड में अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट्स propels an object forward, what change would you notice in the total mechanical energy? टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, सिंपल। ऐसे सेम कि व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ लेवल रोड and brake are applied till it comes to rest, what happens to its mechanical energy? तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिक्रीज होगी। फिफ्थ में a ball of mass m is thrown vertically upward with an initial velocity so as to reach height h, the correct statement is, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। potential energy of a ball at a ground is mgh, kinetic energy of the ball at a ground is 0, kinetic energy of the ball at a high हाईएस्ट पॉइंट इज mgh। क्या होगा इसमें, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बॉल m इज थ्रोन वर्टिकली अप, तो वर्टिकली अप कर रहे हैं h हाइट तक, जिस भी हाइट तक जा रही है वो, विद एन इनिशियल वेलोसिटी सो एज टू रीच हाइट एट द करेक्ट स्टेटमेंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल एट अ ग्राउंड, ग्राउंड पर mgh होगी नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगा इसमें, सिंपल, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी किस पर, mgh पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh, तो जितना ज्यादा हाइट पर जाएगा या जितना h हाइट पर जाएगा तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी mgh। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन इन स्ट्राइक द ग्राउंड, द क्वांटिटी विद विच डज नॉट चेंज, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी कौन सी चेंज नहीं होती, मैकेनिकल एनर्जी, ये रिमेन कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग फ्री फॉल या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, जितना एनर्जी यहाँ होती है वही सेम एनर्जी हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर होगी वही एनर्जी यहाँ रिलीज होकर यहाँ पर इक्वल होगी। ठीक है, तो कभी भी एनर्जी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा कंजर्व रहती है। सेवेंथ में, ए पेंडुलम इज ऑक्सिलेटिंग ऑन either side of its position, the correct statement, it has only kinetic energy at its each position, it has the maximum kinetic energy at its extreme positions, it has the maximum potential energy at its mean position, and the sum of the kinetic energy and the potential energy remain constant throughout the motion। तो ये इसमें बेस्ट है कि भी क्या हो जाता है, throughout the motion क्या होता है, टोटल एनर्जी इसमें कंजर्व होती है। तो इसमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट, तो सिंपल ये होगा इसमें। यहाँ पर एट्थ में सिंपल हमारे पास क्या है कि सिंपल पेंडुलम वाइल ऑक्सिलेटिंग राइजेस टू द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो सिंपल इसमें भी न्यूमेरिकल है हमारे पास। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अगर रीच करता है तो भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हाइट करता है फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन व्हेन इट रीच इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑन द साइड, द मास ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम 400 ग्राम, मास क्या है 400 ग्राम है, और जी की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 10, तो mgh लगेगा इसमें। अगर हमें क्या करना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर क्या होगा इसमें, टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट वाइल ऑक्सिलेटिंग। ठीक है, तो जो एनर्जी हमारे पास mgh क्या रहेगी, एंड पॉइंट पर रहेगी, वही इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट पर रहेगी। तो m मास कितना भाई 400 ग्राम है, लेकिन हमें इसे केजी में चेंज करना होगा, तो केजी में फिर 1000 से डिवाइड करेंगे हम, बिकॉज हमें क्या करना है, आंसर किस में लेके आना है, जूल में लेके आना है। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जी से, जी की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो फिर इसे मीटर में चेंज करेंगे, फिर 100 से डिवाइड, ये होगा इसमें सिंपल। सोल्व कर लो अब इसमें, जैसे 30 से 30 कैंसिल कर लो, 7 4 से 28 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.28 जूल, ये हो जाएगा इसमें सिंपल, 0.28 जूल, ये होगा इसमें आंसर, सिंपल। ये है इसमें सिंपल आपको करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे, ऐसे हमारे पास मशीन के क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे से। इनके सभी एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए तो लिंक या फिर आपको जो पीडीएफ है इसका
टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, इनसे आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो पहले आप अपने बुक को ही रिवाइज करना, बुक के फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह सभी हमने टिक करा दिए। उन सभी एमसीक्यूज को आप कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए हमने, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, उनका बेसिक आप क्लियर करिए। एमसीक्यूज आपको सभी मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।